हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो यूपी होम गार्ड की न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में हम फुल डिटेल में जानने वाले हैं। जैसे कि एग्ज़ाम के बारे में और फिजिकल के बारे में और फीस के बारे में, सैलरी के बारे में, सब कुछ हम इसमें जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, इसमें फुल इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई यूपी होम गार्ड की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है हम प्रोन्नति हो रही है, यानी कि इसकी जो भर्ती होगी ना सेम यूपी पुलिस की ऐसे होती है, ऐसे ही इसकी भर्ती होगी जो कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के की पदों पर है। जिसमें देखो ये आ गया PRBC होमगार्ड, ये इसका मतलब ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, जिसका कि 18 नवंबर से इसका जो नोटिफिकेशन आउट हो गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश, यानी इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में ही है वैसे तो। इसमें जो टोटल वैकेंसी है जो वो 4100 नहीं 41,424 की टोटल वैकेंसी है, यानी कि 41,424 इसकी और टोटल वैकेंसी रहने वाली है यूपी होमगार्ड की। जिसमें कि ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर द्वारा समय समय पर निर्धारित छुट्टी भत्ता दिया जाएगा। जिस वर्तमान दिन में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने वाले को 600 रुपये भत्ता, यानी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता, यानी इसका मतलब एक दिन की ड्यूटी के आपको इसमें 600 रुपये मिलेंगे। जिसमें कि ड्यूटी के 600 रुपये, उसके बाद अलग से चार्ज होता है मतलब पुलिस वालों को होमगार्ड का, तो वो भी आपको इसमें मिला कर ही टोटल एक दिन का ही 900 1000 रुपये लगभग बैठेगा। तो जिसमें ये देखते हैं होमगार्ड के न्यू पदों पर मतलब इसमें बताया गया है, यानी होमगार्ड के ऑनलाइन पुलिस पुरुष और महिला हेतु जनपदवार का श्रेणीवार, जिसमें कि मतलब वैकेंसी जो हम इसमें जो बताने वाले हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब पोस्ट से बताएंगे कि एक ज़िले में कितनी पोस्ट है। जैसे कि आगरा में बात करते हैं, आगरा में जो है यानी कि आरक्षी आई आ गया जनरल वालों का। आगरा में 495 जनरल वालों की, अनुसूचित की 258 और अनुसूचित जनजाति की 24। जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वालों के लिए 332 पोस्ट हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 123, और टोटल जो पोस्ट हैं 1232 में टोटल पोस्ट रहने वाली हैं आगरा में। और फिरोजाबाद की देखो, ये सबका दे रखा है इसमें इसमें ही आपको मतलब चेक वीडियो में चेक कर लेना। देखो फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की हर जिले में वैकेंसी, चाहे कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन है हर जगह। आप ऐसा चेक कर लो। अगर मैं वीडियो में समझाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप अपना अपना चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब मैं जिले के नाम बता देता हूँ। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद और रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल। मेरा तो भाई संभल जिला आ गया। अपना चेक कर लो, मतलब जहाँ आपका मतलब नाम मैं बताता हुए चल रहा हूँ, पोस्ट देख लो अपने हिसाब से किस कैटेगरी में आप आते हैं, वो चीज़ देखते हुए चलें, ठीक है। और संभल का हो गया, संभल के बाद आता है तो वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, चित्रकूट, हमीरपुर और बांदा। सबसे नीचे आता है बांदा। और उसके बाद देखते हैं पूरे 75 जिले हैं हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आता है महोबा, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़। और नीचे देखते हैं ये आ गया कन्नौज, औरैया, तो कन्नौज, औरैया, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली। और ये आ गया खीरी, सबसे ऊपर उन्नाव, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, ठीक है। और ये आ गया मिर्ज़ापुर। भाई मेरा तो गांव मिर्ज़ापुर है, जिला संभल है। मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर, चंदौली। ये टोटल आपके बदल पूरे ज़िले के बारे में बता दिया मैंने। अब वीडियो में आप मतलब स्टॉप करके आप मतलब जिस ज़िले से हैं उस ज़िले की पोस्ट देख लें, जिसमें कि आपके बताओ टोटल जो पोस्ट हैं 41,424 टोटल पोस्ट हैं। जिसमें कि आपको जो है सब देखना होगा, मतलब वीडियो रोक के किस में कितनी पोस्ट है उस हिसाब से अपना फॉर्म भर दिएगा। और ये आता है होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों के समक्ष 36, यानी कि जो कुछ वैकेंसी यानी कि जनपद के हिसाब से बताया गया है। रिक्ति संख्या तो आगरा में 1232 वैकेंसी, ठीक है। जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित 2% है, जिसमें कि 24 वैकेंसी हैं। जिसमें भूतपूर्व सैनिक यानी पहले जो किसी चीज़ में आर्मी में किसी भी में सैनिक रह चुके हैं उनके लिए 5% की मतलब छूट है। इसमें कि 61 वैकेंसी है। महिला की 20%, इसमें 246 है।
और इसमें तो वही सब जिले आएगा, इसमें भी मतलब देखना होगा आपके लिए। मैं समझाता हूँ, वैसे तो काफ़ी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मतलब रोक रोक मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो में रोक के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये आता है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। एनरोलमेंट की कार्यवाही किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी भी इससे बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। यानी कि आपका मतलब जो फॉर्म भरोगे आप, मतलब बिना कारण बताए आपका फॉर्म जो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसमें देखो, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। यानी रिक्तियों मतलब आप, यानी पेपर चल रहे, एग्जाम चल रहे हैं आपके, मतलब वैकेंसी बढ़ भी सकती है, कम तो नहीं होंगी, लेकिन वैकेंसी बढ़ भी सकती है इससे। और दूसरी, एनरोलमेंट की कार्यवाही किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। मतलब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, और कोई भी कार्ड भी नहीं बताया, तो आपकी मतलब जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये था, पात्रता शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो दिव्यांग मतलब जानते हैं, इसमें तो भाई फोर्स लाइन में तो जो बॉडी से फिट होता है उसे ही लेते हैं। ये आता है, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद के मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। सही बात है भाई। और ये आ जाता है, फिर नीचे देखते हैं, सार्वजनिक शासकीय अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में नियमित रूप से कार्य होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत और व्यक्ति भी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए कोई ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां पति जीवित हों। समझे ना, डबल डबल शादी मत करो, एक से पेट भरो। और ये आता है दूसरे ने फीस की बात हैं और फॉर्म भरने की। ठीक है, कब से स्टार्ट हुए कब लास्ट हुए, तो प्रारंभ तिथि देखो इसकी 18/11 इसकी लास्ट यानी स्टार्टिंग है। देखो, ऑनलाइन आवेदन करने, ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि, ये स्टार्टिंग डेट है 18। और इसके बाद आती है अंतिम तिथि, यानी कि 17 यानी दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, जिसमें कि 20 दिसंबर आपकी मतलब फीस जमा कर सकते हो 20 दिसंबर तक। और इसका फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले तो अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड होता है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपने जैसे भी है होता रहता है। और देखो, फीस की बात करते हैं। आप अपना फॉर्म तो देखो वैसे फ़ोन से ही भर सकते हो, चाहे साइबर कैफे में जाके भरवाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भरवाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ़ी की। देखो, सामान्य यानी कि जनरल वाले और EWS वाले और OBC वाले, उनके लिए 400 रुपये फीस है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ने SC ST वालों को 300 रुपये। समझ लो भाई साहब, जनरल OBC वाले तो मालदार होते हैं, चाहे हो उनके पास कुछ नहीं, लेकिन संविधान की नज़र में मालदार है वो। ऐसा ऐसा लिखा हुआ हमारे यहाँ भाई साहब। लेकिन हमारे से मेरे हिसाब से आरक्षण उसे मतलब देख कर देना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल गलत है हमारे यहाँ पर। आरक्षण देना चाहिए, मतलब उसकी हालत देख कर, मतलब किस चीज़ में वो है आरक्षण के लिए या नहीं है। SC में भी कभी आई मालदार हैं, और SC में भी, OBC में भी, ST में, और जनरल वाले खूब हो रही में कुछ कुछ, लेकिन क्या करें। और दोस्तों से बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। देखो, होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थायी बोर्ड 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समक्ष सामान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संख्याओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समक्ष स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं, यानी जो इस बार 2025 में पेपर देंगे और या फिर अपेयरिंग में चल रहे हैं, वो इसमें फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं इसमें टिप्पणी। आवेदन पत्र, ये छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है। देखो, पहले पेपर देख ही लेते हैं। टिप्पणी। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथावस्थ
शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का हो। इससे संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी का अधीन प्रेफरेंस के अंतर्गत निम्नों अतिरिक्त अंक याद किसी अन्य के पास एक से अधिक अधिमानी रहता है तो उसे सबसे पहले अंक तालिका बनाने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले बात करना वो जाएगा एनसीसी वालों के लिए। तो एनसीसी जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उनके लिए 3 नंबर छूट मिलेगा। बी सर्टिफिकेट उनके पास 2 नंबर की, उनके पास ए सर्टिफिकेट 1 नंबर की छूट मिलेगी। और जो भारत स्काउट गाइड के बच्चे हैं उनके लिए 1 नंबर की छूट है। इससे तो ना करो एनसीसी में तो सही है, उससे तो पढ़ी लो सही करके। यूपीएसडीएम के तत्वाधान आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त बिंदु संख्या 3.7 एक अंकित अधिमानी संस्थाओं में दी गए अंकों के साथ 3 अंक प्रथम की प्रदान की जाएंगी। जाता है फिर एज की बात करें तो एज जो मांगी इसमें 18 से लेकर 30 तक जो आपकी उम्र मांगी गई, जिसमें कि आपकी जो है 1/7/1995 से लेकर 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्या गया होमगार्ड से मतलब महिला पुरुष कब से कब तक, ये आगे देखो एज ये नहीं बताया ना मतलब कोई एज में छूट मिलती है, एज इलेक्शन होता है इसमें। तो EWS OBC वालों के लिए जो है और सार्वजनिक वालों की 1/7/1995 से 1/7/2007 तक है। और जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में यानी कि SC ST वाले हैं अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट उनके लिए दी गई है, यानी कि 1990 से लेकर 1901-2 7 तक 1/7 तक। और जो SC ST वाले उनके लिए सेम ही है। और जी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए OBC वालों के लिए भाई 5 साल की छूट है। वाह, पहली बार देखा इतना तो। और चरित्र को अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि किसी की वह होमगार्ड के नोट हेतु सभी प्रकार के उपयुक्त हों। नियुक्त प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। एनरोलमेंट की प्रक्रिया ये छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है। और बात करते हैं इसकी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में तो क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट तो सिर्फ इसका एक ही है, ना मैथ है ना रीजनिंग है और ना ही इंग्लिश है, केवल सामान्य ज्ञान है, जी है, जिसमें कि 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी। इसमें 100 कुल नंबर होंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे और कुछ है ही नहीं भाई। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनुरोध के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपके जो इसमें से 25 नंबर है ना, 100 में से 25-30 नंबर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वो कैटेगरी हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। और किसी भी जनपद के अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा के एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओएमआर प्रणाली के माध्यम से संचालित कर, यानी ओएमआर सीट के द्वारा आपको जो है एग्जाम रहने वाला है। इसमें कि यह लिखित परीक्षा ओएमआर से आधारित पर परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसमें कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जिसमें कि आपका जो है लिखित दो घंटा समय देंगे, 1 घंटा 20 मिनट और 120 मिनट दिए जाएंगे आपको, जिसमें कि 100 क्वेश्चन देंगे, 100 ही नंबर के देंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन का एक आंसर रहने वाला है, एक अंक रहने वाला है एक क्वेश्चन का। जिसमें कि आपको लिखित परीक्षा उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो। और देखो इसमें आपको देखो जब यानी कि एग्जाम ही ओवर सीट हो रहा था, आप तो देखो ब्लैक पेन या पेंसिल दे तो लेकर जाना है आपको, ठीक है, जैसा वो कराएंगे वहाँ पर उस हिसाब से पेपर करना है। उसमें तो ऐसा लग रहा है शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार। उपरोक्त परिस्थिति के अधीन कहाँ जहाँ कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द अंक अधिमानी अर्था के अंक को छोड़कर आया हो उसका तात्पर्य सामान्य अंक होगा। यानी कि इसमें शायद मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। अंग्रेजी भाषा में हिंदी अंग्रेजी में हमें चूज़ करना पड़ेगा एग्जाम किस में देना है, हिंदी में या इंग्लिश में देना है, उस हिसाब से आपको जो है देना पड़ेगा। और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है।
और है अभ्यर्थी के, तो पहले फिजिकली बात करते हैं। तो फिजिकल पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। एक ऊंचाई, यानी कि एक तो जो मतलब पुरुष हैं ओबीसी वाले, एस और ओबीसी का वो तो किसी कैटेगरी में हो, ओबीसी एससी एसटी और जनरल वालों के लिए देखो गलत है फिर भी भाई। ओबीसी और जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। क्यों भाई, एससी एसटी वाले कम खाते हैं यार? बताओ क्या उल्टी चूतियों वाली बात करते हैं। और जो ओबीसी और एससी वाले हैं उनके लिए देखो, सॉरी ओबीसी और जनरल वाले हैं उनके लिए 79 से लेकर 84 तक उनका सीना फुला होना चाहिए। और जो एस सी एस टी उनमें 77 से 82। एस सी एस टी वाले कम खाते हैं यार। और जो आगे महिला, इनकी हाइट जो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी, सॉरी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले और एस सी एस टी वाले में 147 सेंटीमीटर, जिसमें कि 40 किलो कम से कम वजन होना चाहिए। तब आप उसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे फिजिकल में। और ये आता है फिर इसकी रेस आ जाती है। देखो उसमें देखो पुरुषों के लिए जो 4800 मीटर की रेस है, जिसमें कि 28 मिनट पूरी करनी है। और मेल यानी कि जो लेडीज़ हैं उनके लिए, महिला के लिए 2400 मीटर की रेस है जो 16 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। और नीचे देखते हैं, नीचे कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस इतना ही है। लेकिन पूरा तो हमें चेक करना पड़ेगा और कोई भी जानकारी रहनी नहीं चाहिए। छूट को हम बता चुके हैं, 5 साल की छूट है और 5 साल के लिए 3 साल की, ये सब कुछ आपको हम बता चुके हैं भाई। आवेदन की अंतिम तिथि बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं अभी तक तो फिलहाल। और जिस वीर यदि प्राप्त की हो, या ये छोड़ो भूतपूर्व सैनिक, ये छोड़ो। नीचे देखते हैं, वह सब कुछ बता ही दिया है। और नीचे देखते हैं ऑनलाइन की एक नई प्रक्रिया आ गई है, इसे छोड़ो, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, ये खाली ऐसे ही है। सबसे पहले तो फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे, इन OTR होता है, वन टाइम रजिस्टर, जिसमें कि आप एक बार फॉर्म भर देंगे, उसके बाद कभी भी अपनी डिटेल ज़्यादा भरनी नहीं पड़ेगी, ये इसका बेनिफिट है। और यानी, और दूसरी चीज़ बात करते हैं, ये आ रहा है वीडियो तो आपने देखी, ठीक है। वीडियो कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट करें, ठीक है। हम उससे रिलेटेड आपको कुछ कमेंट में जानकारी दें, चाहे उससे रिलेटेड वीडियो बना दूसरी, लेकिन जानकारी जरूर मिलने वाली है। बस इतना ही है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जो अपने दोस्त हैं सबके पास भेजें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, होपी होमगार्ड। ओके बाय।